तो एवरीवन वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोज आर चैप्टर 43 एंड 44 ऑफ मॉड्यूल डी। सो एज यू नो दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द 25 लेक्चर सीरीज एज पार्ट ऑफ विच वी आर कमिंग अप with discussing the entire I and IFS syllabus with you फॉर द जैब एग्जाम। तो हमारा ये प्रयास है कि 25 लेक्चर सीरीज में ईच लेक्चर को देख के एटलीस्ट 2 मार्क्स का तो आपको एग्जाम में फ़ायदा हो, ताकि कंप्लीटली 25 लेक्चर्स के थ्रू हमारा जो टारगेट है ऑफ अचीविंग 50 मार्क्स या 50 से ज़्यादा मार्क्स का वो हम अचीव कर पाए। तो द सेम थिंग अप्लाइज टू दिस लेक्चर ऑल्सो। लेट मी टेल यू वी आर एट द पेनल्टीमेट स्टेज और ये लास्ट बट वन लेक्चर होगा हमारे इस पूरे सीरीज का। 43 एंड 44 चैप्टर्स अगर मैं आपसे बात करूं दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, लेकिन ये दो जो चैप्टर्स है इनको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट किया गया है यहाँ वहाँ से, जो है बहुत सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। बट इनमें से एक दो क्वेश्चंस तो पूछे जा सकते हैं। तो कौन से पार्ट्स को हमें लीव करना है, यानी कि क्या हमें नहीं पढ़ना है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट इज़ व्हाट वी विल बी डूइंग हियर। और हम इस सेशन में वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन दो चैप्टर्स को पढ़ोगे आपको खुद ही लगेगा कि क्या दिया हुआ है इसमें, राइट? तो पढ़ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो दिस सेशन बिकम्स मच मोर इंपॉर्टेंट क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में आ सकते हैं सिर्फ वही चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, so yes, many people have benefited from these sessions and you can also get the benefit, and आपके जो friends है whoever is attempting the JAB exam, you can share the videos with them, right? तो let me tell you, if you are attempting the अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप उसे अटेम्प्ट कर रहे हो तो वी हैव वेरी लेस डेज लेफ्ट। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वी हैव कम अप विद दिस लाइव क्रैश कोर्स ऑफ आई एंड आई एफ एस सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट आपके प्रिपरेशन में। तो इस क्रैश कोर्स में हम लाइव क्लासेस लेंगे। आई विल बी टेकिंग द लाइव क्लासेस ऑफ आई एंड आई एफ एस एंड पूरे के पूरे सिलेबस को विद इन 7 क्लासेस वी विल बी कंप्लीटिंग। ऑब्वियसली आपको 1-2 दिन और लगेगा रिवाइज करने में। सो इन 10 days योर आई एंड आई एफ एस विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है? एंड लेट मी टेल यू, बहुत ही बेसिक से जो चीज़, आई एम नॉट सेइंग कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रिपेयरिंग, बट येस जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना ज़रूरी है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा एम 100 में से 100 लाना नहीं है, बट देन इस पेपर को क्वालिफाई करना है। दैट वी विल बी डूइंग। ऑल्सो हर एक सेशन के साथ जो पीपीटी आप देख रहे हो, दैट पीपीटी विल बी गिवन एज अ शॉर्ट नोट्स। इफ़ यू हैव अ लुक एट द पीपीटीज ऐसे बनाए गए हैं कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। तो शॉर्ट नोट्स आर अवेलेबल। आप एग्जाम से पहले सिर्फ ये पीपीटी के पीडीएफ जो है वो रिवाइज कर लोगे तो दैट विल बी इनफ फॉर द आई एंड आईएफएस एग्जाम। टेस्ट सीरीज भी हम यहाँ पे दे रहे हैं बिकॉज प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इन द एग्जाम यू में नॉट बी एबल टू आंसर, बिकॉज आई एंड आई एफ एस का पेपर पहली बार देखा तो इतने सारे स्टेटमेंट्स ये वो पढ़ना मुश्किल हो जा रहा था। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एंड चैप्टर वाइज क्विज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि एक एक चैप्टर पढ़ते जाओ और क्विज को अटेम्प्ट करते जाओ। एंड इस पर्टिकुलर कोर्स को अगर आप खरीदते हो रिसेंटली तो दैट कॉस्ट अराउंड 2350, बट यू कैन अप्लाई द जैब JAIAB 70 कोड और इससे आपको सिर्फ 700 में ये जो कोर्स है मिलेगा। बिकॉज 700 यहाँ वहाँ वैसे ही खर्च हो जाते हैं। यू कैन यूज इट हियर, राइट? सो डू बी पार्ट ऑफ दिस। लेट्स मीट इन द लाइव कोर्स। एंड आज का जो सेशन है 24th डे है दोस्तों, कैसा लग रहा है आप लोगों को? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैप्टर 43 44 ये दोनों चैप्टर्स जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द वेटेज इज नॉट मच इन कंपैरिजन टू रिमेनिंग चैप्टर्स अगर हम देखें, बट येस ये दो चैप्टर्स भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस तो आ सकते हैं। 44 आई वुड से शायद ही क्वेश्चन आया है इससे, रिकलेक्टेड भी 43 चैप्टर में से ही क्वेश्चन आए, बट क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है? इज देयर एनी चांस? तो उन चीज़ों को सिर्फ हम पढ़ेंगे यहाँ पर, बहुत ही फोकस्ड हमारा, क्योंकि पूरा का पूरा प्रिपरेशन है। तो आई होप यू ऑल आर रेडी टू गो थ्रू दीज concepts topics in a very fun and exciting interesting manner. So let's begin. Chapter 43 pension products से related है। तो हम insurance products already देख चुके हैं। This here
we will be discussing about the pension products. Okay, तो pension first of all हम देखेंगे कि pension का मतलब क्या होता है, what is the meaning, and pension products कौन कौन से हो सकते हैं. We will have a look at that. We will talk about the types of pension schemes, employee provident fund scheme, PPF, insurance annuity schemes हो गए, NPS हो गया, APY हो गया, अटल पेंशन योजना, राइट. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स एज पार्ट ऑफ दिस सेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेंशन क्या होता है? ओल्ड एज रिटायरमेंट के बाद अगर लोगों की जो लाइफ है वो लंबी है, देन पेंशन इज गोइंग टू हेल्प यू. क्यों? वाई डू वी नीड हेल्प आफ्टर रिटायरमेंट? अरे बच्चे तो हैं, वो देखेंगे ना. आफ्टर रिटायरमेंट क्या होता है? वी विल बी रिलाइंग ऑन द पास्ट सेविंग्स. कई बार ऐसा होता नहीं है कि बच्चे जो है वो देख रहे हैं, ठीक है, आपका ध्यान रख रहे हैं, तो यू आर रिक्वायर्ड टू रिलाई ऑन द पास्ट सेविंग. जो पहले का आपके सेविंग्स है उस पर ही आपको निर्भर रहना पड़ता है. कॉस्ट ऑफ लिविंग, अभी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, लेट्स एक ब्रेड का पैकेट आज के डेट में जो है वो सेम कॉस्ट रहेगा क्या जब आप रिटायर हो जाओगे? नहीं. तो एट दैट टाइम द कॉस्ट ऑफ लिविंग विल बी हायर, सो यू नीड मोर मनी एट दैट टाइम इन कंपैरिजन टू नाउ. बट उस समय क्या सिचुएशन हो जाती है? मनी जो हमारे पास रहता है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन. मेडिकल नीड्स हमारे काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे उस समय, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज. तो हु कम्स टू द रेस्क्यू? पेंशन. ठीक है, पेंशन मंथली जो है आपको जस्ट लाइक सैलरी मिल रहा है, वैसे ही उस समय आप वर्क नहीं कर रहे होते हो, बट आज के डेट में जो भी आपके एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा अमाउंट है, सेव करते जा रहे हो, पैसे सेव करते जा रहे हो, तो आपके 60 ईयर्स के बाद, आपका एज जब 60 ईयर्स क्रॉस हो जाता है, देन यू आर गोइंग टू गेट पेंशन एवरी मंथ. मंथली आपको जो है सर्टेन अमाउंट मिलते जाता है, दैट इज कॉल्ड पेंशन. सिंपल, जस्ट लाइक सैलरी, ताकि मंथली आप अपना जो खर्चा है वो चला सको. फॉर दैट रीजन ये पेंशन आपको मिल रहा है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट पेंशन इज ऑल अबाउट. तो पेंशन प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, वी कैन कंपेयर इट टू इंश्योरेंस. सर इंश्योरेंस तो है, इंश्योरेंस भी लिया जा सकता है ना. तो भाई इंश्योरेंस में होता क्या है? इंश्योरेंस आपका अगर किसी का प्री मैच्योर डेथ होता है उसे कवर करता है, और इंश्योरेंस ओल्ड एज के बाद जो है पैसे इस तरीके से मंथली तो नहीं देता ना. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड पेंशन. पेंशन कौन से रिस्क को कवर करता है? अगर आप बहुत ज़्यादा जिंदा रहते हो, लेट्स से आपको 5 साल जिंदा रहना है, ऐसा कहा, तो विल यू वांट टू स्टे? आप 5 साल जिंदा रहना चाहते हो? नहीं, राइट. तो बिकॉज कौन ध्यान रखेगा? ध्यान ही नहीं रखेगा हमारी जो है हेल्थ कंडीशन. इट विल बी वेरी वेरी डिलैपिडेटेड. ऑल्दो पहले कहा जाता है कि बहुत पहले लोग रहते थे, बट देन वी वोंट वांट. ठीक है, पेंशन आपके बहुत ही एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ को कवर करता है. सो दैट इज द डिफरेंस. और पेंशन प्रोडक्ट्स के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. लेट मी टेल यू कि जो फर्स्ट स्टेज है उसे हम एक्यूमुलेशन स्टेज कहते हैं. ये स्टेज 60 ईयर्स से पहले के समय आता है, राइट. मोस्टली 60 ईयर्स पेंशन का एज होता है मोस्ट ऑफ द पेंशन स्कीम्स में. तो 60 ईयर्स से पहले हम एक्यूमुलेट करते हैं, हर महीने थोड़ा 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 पैसा जो है इस पेंशन फंड में जाता है. तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? फंड. फंड यानी कि ये पूरा एक जगह अगर इकट्ठा हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज फंड. एवरी मंथ पैसे इसमें जा रहे हैं एंड इकट्ठा हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पेंशन फंड. तो ये फंड में इकट्ठा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एक्यूमुलेशन स्टेज. सेकेंड स्टेज है वेस्टिंग स्टेज. तो ये स्टेज है 60 ईयर्स जब आप अटेन कर लेते हो उसके बाद का. तो 60 ईयर्स जैसे अटेन कर लेते हो, आपको पेंशन पे करना नहीं पड़ता, आप रिटायर हो जाते हो एंड आपको पेंशन के पैसे मिलने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स पोस्ट रिटायरमेंट. इज दैट क्लियर? तो ये जो है स्टेजेस है, क्या स्टेजेस है? एक्यूमुलेशन एंड वेस्टिंग स्टेज. व्हाट आर द कोर फंक्शंस ऑफ पेंशन? द फर्स्ट कोर फंक्शन इज कलेक्शन ऑफ पेंशन फंड्स. का मेन फंक्शन क्या है? पेंशन प्रोडक्ट्स का मेन फंक्शन क्या है? रिसीट्स कलेक्ट करना, यानी कि ये जो पैसे आप मंथली मंथली पे कर रहे हो 60 ईयर्स से पहले के एज में, उन सभी को कलेक्ट करके एक फंड में कोलेट करना, दैट इज द फर्स्ट थिंग. बेनिफिट्स जो भी हैं उन्हें आफ्टर यू हैव अटेन्ड 60 ईयर्स, दैट इज द सेकंड फंक्शन, पेमेंट करना उनकी. और बेनिफिट्स किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं? ये पैसे जो आप फंड में डाल रहे हो, वो पैसे क्या फंड में पड़े रहते हैं? नहीं, वो इन्वेस्ट होते हैं आगे. ठीक है, जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं वो आगे आपके जो पेंशन है उसे इन्वेस्ट करते हैं. तो दे हैव द मैंडेट फॉर दिस. तो इन्वेस्टमेंट इसका जो है दैट इज वन मोर फंक्शन. इस सारे चीज़ों से रिलेटेड डेटा एंड रिकॉर्ड सही से होने चाहिए. पता चला पेंशन आ रहा है और पेंशन का पेमेंट्स हो रहे हैं फ्रॉम द पर्सन जो कि 60 ईयर्स से कम है, बट वो फंड में जा ही नहीं रहा, तो रिकॉर्ड सही से होना चाहिए.
फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स इससे रिलेटेड जो है वो सही से मेंटेन होने चाहिए, ताकि ऑल दो रिकॉर्ड है लेकिन जो अमाउंट लिखा है वो गलत है। लेट से 10 लाख का जो है पेंशन मैंने फंड बनाया, बट मुझे 20 लाख का फंड मेरे नाम पे बन गया, तो दैट इज लॉस ऑन द पार्ट ऑफ पेंशन कंपनी, इजंट इट? तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अब यहाँ पर टाइप्स क्या है पेंशन के स्कीम के, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, ईपीएफ। Second is a provident fund scheme. That is the public provident fund scheme. Actually, this is the public provident fund scheme. Then the other thing is insurance annuity. ये क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन स्कीम। तो ये सारे जो हैं लगभग सिमिलर इनके जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन इनके नॉर्म्स अलग अलग हैं। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। सबसे पहला एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ के द्वारा एस्टैब्लिश किया हुआ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है। तो ईपीएफओ 1952 में एस्टैब्लिश हुई थी इस तरह के प्रोविडेंट फंड को चलाने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए। तो ये कवर करती है ऐसे जो कंपनीज हैं, एरियाज है, एस्टैब्लिशमेंट्स है जिसमें 20 या उससे ज़्यादा लोग जो है काम कर रहे हैं, मेनली 20 लोग से ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको कवर करती है। और वहाँ पर पेंशन लेना जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड। सोशल सिक्योरिटी के लिए पेंशन्स उनके होना दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ईपीएफओ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल्सो इसको मैनेज किया जाता है, और मैनेजमेंट जो अलग अलग स्कीम्स है ईपीएफओ के, स्कीम एसेट्स हैं, ये सारे आउटसोर्स किए हुए हैं। ईपीएफओ खुद मैनेज नहीं करता है, जो भी स्कीम्स है उसके पैसे आ रहे हैं, उसके फंड्स आ रहे हैं, ये सब खुद नहीं मैनेज करता। बैंक्स जो कि फंड मैनेजर्स की तरह एक्ट करते हैं, दे मैनेज द फंड्स और पैसे जो आ रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू वेरियस स्कीम्स ऑफ ईपीएफओ, आउटसोर्स कर दिया गया है। जनरली ये मैंडेटरी होता है, जो पेंशन फंड है 20 से ज़्यादा पीपल अगर हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट में। बट देन एक और ऑप्शन उनके पास होता है कि इसी तरह का और एक फंड एम्प्लॉयर जो है अपने कंपनी के लेवल पर अगर एस्टैब्लिश करता है, तो उससे एग्जेम्पशन मिल जाता है कि वो पेमेंट करे फॉर द ईपीएफओ के प्लान्स। ठीक है, ईपीएफओ प्लान जनरली किसी भी कंपनी को 20 से ज़्यादा मेंबर्स अगर हैं तो वहाँ पर लेना पड़ता है, एम्प्लॉयर को लेना पड़ता है। बट अगर उसने खुद ऐसा एक फंड जो है एस्टैब्लिश किया फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, जो पेंशन जो ईपीएफओ के प्लान से उसके तरह ही बेनिफिट दे रहा है या फिर उससे अच्छे बेनिफिट दे रहा है, देन ही डज नॉट हैव टू स्पेंड मनी इन ईपीएफओ प्लान्स। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एक्चुअली जो ईपीएफओ के इंपॉर्टेंट सारे के सारे डिसीजंस हैं वो लेती है। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एक ट्राइपार्टाइट बोर्ड है। ट्राइपार्टाइट यानी कि 3 पार्टीज यहाँ पर इंक्लूडेड है। व्हाट आर द 3 पार्टीज? पेंशन में कौन कौन से 3 पार्टीज है? एक तो गवर्नमेंट हो गया, दूसरा एम्प्लॉय हो गया, तीसरा एम्प्लॉयर हो गया। तो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स इस बोर्ड के पार्ट होते हैं। ये सारे ईपीएफओ के स्कीम्स को ओवरव्यू और उनसे रिलेटेड सारे के सारे फंक्शंस जो है कैरी आउट करते हैं। ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत ये चीज़ें दी गई हैं। इसे चेयर कौन करता है? चेयरमैन इसका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी मिनिस्टर है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, दैट मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन। यहाँ पर ईपीएफ जो है इसके तहत 3 स्कीम्स दिए जाते हैं। तो ईपीएफओ एक्चुअली प्रोवाइड्स प्रोविडेंट फंड, तो एक फंड जो है वो इकट्ठा होते जाता है, एंड लेटर ऑन आपको इस फंड के अगर रिटायर हो गए तो इस फंड के जो इस फंड में जो पैसे इकट्ठे हुए हैं एक ही बार आपको मिलते हैं। द अदर थिंग इज़ द पेंशन। तो जैसे जैसे आप पेमेंट्स करते हो तो आपका अगेन पेंशन से रिलेटेड एक फंड बनता है, राइट? ये जो पेंशन फंड है वो उसमें से आपको मंथली पेमेंट्स मिलेंगे आफ्टर यू हैव अटेन्ड 60 ईयर्स। एंड द थर्ड थिंग इज इंश्योरेंस। ठीक है, एक इंश्योरेंस भी बनता है आपके नाम पे, तो ये जो इंश्योरेंस है दैट यू कैन अवेल। तो ईपीएफओ के द्वारा ये 3 स्कीम्स जो है दिए जाते हैं। एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, ये पेंशन का हो गया। देन द अदर इज डिपॉजिट, एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस दिया जाता है। ऑल्सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, तो प्रोविडेंट फंड भी होता है। होप आपको समझ में आ गया। जैसे आप रिटायर हुए, यू नीड सम मनी, ठीक है, लेट्स से आप मूव करना चाहते हो या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उन्हें गवर्नमेंट क्वार्टर्स छोड़ने पड़ते हैं, तो मनी चाहिए
ये होता है इमीडिएट मनी प्रोविडेंट फंड देता है। फिर मनी आपने यूज़ किया, आपने घर बिल्ड किया एंड यू मूव्ड आउट एंड यू हैव नाउ एक्यूमुलेटेड ऑल ऑफ दिस, और आप आ गए हो एक जगह पर, वहाँ पर आपको मंथली पेमेंट चाहिए तो पेंशन देता है। लेट्स से कोई इश्यू हुआ तो इंश्योरेंस विल हेल्प यू। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ लेट अस हैव अ क्लोजर लुक एट दिस नोडल एजेंसी क्या है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईपीएफओ एंड ईपीएफओ जो नोडल एजेंसी है उसके द्वारा कई सारे बाइलेटरल सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स यानी कि सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड एग्रीमेंट्स कई सारे कंट्रीज के साथ किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल यूएस के सिटीजन्स इंडिया में आ रहे हैं तो उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए ना, तो ईपीएफओ ने यूएस से एग्रीमेंट किया कि उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो किसी न किसी स्कीम के तहत किसी न किसी तरीके से। द अदर थिंग इज यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन। कितनों को पता है यूएएन के बारे में? ओके, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यूएएन के बारे में अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर जानते होंगे कि यूएएन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टूल है। तो यूएएन आपको प्रोवाइड करता है एक तरीके से बहुत सारे जो आपके सर्विसेज हैं उन सभी सर्विसेज को एक साथ एक ही नंबर को यूज़ करके अवेल करने के लिए। ओके तो यहाँ हो ये रहा है कि ये एक अम्ब्रेला नंबर बन जाता है। तो अगर आप जो है यूएन नंबर को यूज़ करेंगे, अपना ईपीएफओ जो है पीएफ अकाउंट वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, तो यू कैन एक्चुअली एक्सेस योर पेंशन फंड, यू कैन एक्सेस योर इंश्योरेंस जो ईपीएफ से उससे जुड़ा हुआ है। यू कैन ऑल्सो एक्सेस कि आपका पेंशन कितना जो है, प्रोविडेंट फंड कितना है, पेंशन कितना है, वो सब आप देख सकते हो। 12 डिजिट नंबर होता है। 2014 में ये लॉन्च किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम में, और ये कंट्रीब्यूशन इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों देते हैं। ठीक है, तो ईपीएफ है, इसमें पीएफ में कंट्रीब्यूशन बोथ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय देते हैं, और ये कंट्रीब्यूशन क्या है 12% या फिर 1800 का कंट्रीब्यूशन होता है, विच एवर इज लोअर। ठीक है, 1800 इज द मैक्सिमम एंड इससे 12% जो है वो कंट्रीब्यूशन जाता है। 12% बोथ एम्प्लॉयर 12% एंड एम्प्लॉय 12%, जो भी सैलरी है उसका। तो एम्प्लॉय जो है 12% सैलरी का देता है, 3.67% जो है ईपीएफ में जाता है, एंड जो ईपीएस है उसमें जाता है 8.33%, यानी कि जो हमारा पेंशन है उसमें 8.33, प्रोविडेंट फंड में 3.67 जाता है। अरे सर तीसरा रह गया यहाँ पर इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का पेमेंट कंप्लीटली एम्प्लॉयर देता है। 1% चार्जेस इंश्योरेंस का लगता है। 1% इज स्प्लिट इनटू हाफ, जो परसेंट है वो इंश्योरेंस में जाता है, 0.5% ईपीएफ के खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कवर होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट हियर? द फर्स्ट थिंग इज हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेट्स से बैंक में पैसे रखें तो इंटरेस्ट रेट आपको मैक्स टू मैक्स एफडी पे 6 to 7% मिलेगा। यहाँ पर ईपीएफ बैलेंस पे आपको 8 to 9% इंटरेस्ट रेट मिलता है, एंड ऑल्सो टैक्स एग्जेम्प्टेड ये पूरा का पूरा पैसा आपका हो जाता है। जो भी आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी मनी इंटरेस्ट में मिल रहा है, और जो मनी आपको रिटर्न में मिल रहा है, विड्रॉ कर रहे हो, सारा कुछ टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, और ये विड्रॉल एक्चुअली अगर आप पीएफ अकाउंट खोलने के 5 साल बाद करते हो देन ओनली टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है, उससे पहले कर लोगे तो नहीं। लो रिस्क है, यहाँ पर गवर्नमेंट की गारंटी है भाई, रिस्क तो होगा ही नहीं। और लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है, जो कि एम्प्लॉय के डेथ अगर अनफॉर्चुनेटली होता है तो फैमिली को पे कर दी जाती है, हैसल फ्री। ये सारा कुछ है यूएएन अकाउंट के नंबर के थ्रू। तो यहाँ पर 3 सिनेरियोज होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ईपीएफ। अगर आपकी सैलरी जो है, जिस भी पर्सन की सैलरी जो है 15,000 से कम है, तो जो भी सैलरी है उसका 12% कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। एम्प्लॉय जो है 12% कंट्रीब्यूट करेगा यहाँ पर, एंड बाकी आप देख सकते हो उसका जिस तरीके से हमने स्प्लिट देखा था वो है। सेकेंड सिनेरियो, पहला सिनेरियो हो गया कि 15,000 से कम की सैलरी है तो 12% कंट्रीब्यूट करता है। अगर किसी की 15,000 सैलरी है एग्जैक्टली, तो यहाँ पर 12% दैट इज 1,800 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अगर किसी का 15,000 से ज़्यादा सैलरी है, तो लेट से 30,000 सैलरी है, तो ऐसे में एम्प्लॉई चूज़ कर सकता है कि उसे 15,000
पर ही अपना जो पीएफ कंट्रीब्यूशन देना है, या फिर जो एक्चुअल लेट्स से 30,000 उसका सैलरी, तो 30,000 पे 12% उसे देना है, वो चूज कर सकता है। एम्प्लॉयर जो है वो भी चूज कर सकता है कि उसे 15,000 पे या फिर 30,000 पे ये देना होगा। ठीक है, तो एक्चुअली एम्प्लॉई हैज टू गिव जो भी प्रेजेंट सैलरी है उसका 12%, बट द एम्प्लॉयर कैन चूज कि 15,000 पे देगा या फिर प्रेजेंट सैलरी जितना भी है उस पर वो ये सारा कुछ देगा। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो दीज आर द 3 सिनेरियोस जो हमने देखा 15,000 अमाउंट से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर लेट्स से आपका जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर इज नॉट टेकिंग एनी कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है पेंशन फंड में नहीं कर रहे हैं ऑफ द ईपीएफ, देन एम्प्लॉयर को खुद के फंड्स ओपन करने होंगे, या फिर अगर खुद के फंड्स उन्होंने ओपन कर रखे हैं, इसमें पीरियोडिकली एम्प्लॉय का थोड़ा सैलरी का पार्ट और खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से थोड़ा सा पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और फिर एट द एंड सेम लाइक पेंशन के तरह ही प्रोविडेंट फंड उन्हें मिल रहा है और पेंशन मिल रहा है, इंश्योरेंस की बेनिफिट मिल रही है। तो ऐसे में ये जो फंड एस्टैब्लिश किया है एम्प्लॉयर ने एट द लेवल ऑफ द कंपनी, तो वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होगा कि उससे जो हमारा जो ईपीएफ है उसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़े। तो ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं, यानी कि ईपीएफ का अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है अगर आप खुद से एक फंड एस्टैब्लिश कर रहे हो सेम तरीके का। दैट इज द थिंग। ठीक है, फंड टू सब्स्टिट्यूट ईपीएफ प्लान्स मैच करना चाहिए जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सेटअप यहाँ पर होगा दिस फंड एज इंडिपेंडेंट ट्रस्ट, ये सेटअप होगा। ये सारा कुछ गवर्न किया जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई इसके रिप्रेजेंटेटिव जो कि ट्रस्टीज कहलाते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो ट्रस्टीज है वो इसको इस फंड को मैनेज करते हैं। एम्प्लॉयर जो है खुद ही मैनेज इसे नहीं करना होता है उन्हें। कंट्रीब्यूशन इसका किस तरीके से है, ईपीएफओ प्लान्स के तरह ही सेम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, सेम रिटर्न्स होने चाहिए। रिटायरमेंट एज चूज किया जा सकता है 58 से 60 के बीच में। टैक्स डिडक्टेबल यहाँ पर होता है, यानी कि टैक्स में आप ये जो एग्जेम्प्टेड फंड्स है वो शो करके, फॉर एग्जांपल पेंशन जो है उसके कुछ टाइप्स यू कैन शो इन द इनकम टैक्स एंड आप टैक्स जो है उसको कम करवा सकते हो, वैसे ये भी है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्स डिडक्टेबल है, इन्वेस्टमेंट इनकम सारा कुछ टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। ओके, और इस तरह से अगर आपने फंड एस्टैब्लिश किया है तो ऐसे फंड को कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको 25% सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, 15% स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस गारंटीड बॉन्ड्स में आपको करना होगा, एंड 30% जो है बॉन्ड्स जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर आपको करना होगा। रिमेनिंग इन तीनों में से कहीं भी आप जो है खर्च जो इन्वेस्टमेंट है कर सकते हो, बट यहीं पे आपको इन्वेस्ट करना होगा। दैट इज व्हाट द कंपनीज हैव टू डू। 1998 से ट्रस्टीज को अलाउ किया कि 10% प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स में भी वो इन्वेस्ट कर सके। तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, तीसरा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, और चौथा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो ये चौथा वाला जो है 1998 से अलाउ किया गया है। आई होप दैट इज क्लियर कि इन्वेस्टमेंट इनका रेस्ट्रिक्टेड है कि कहाँ जाना चाहिए अगर खुद से एस्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, पीपीएफ की हम बात करेंगे। ये नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट जो इंडिया में है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो प्रीवियसली एग्जाम में भी पूछा गया है, दैट इज द लॉक इन पीरियड। तो ये प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर एक फंड जो है वो एस्टैब्लिश होता है एंड एट द एंड यू विल बी गेटिंग सर्टेन पेंशन। तो ये जो फंड है, ये फंड में लॉक इन पीरियड है 15 साल का, यानी कि आप 15 साल के अंदर कुछ भी विड्रॉ या फिर इसे ब्रेक जो है नहीं कर सकते अनलेस देयर आर अनफॉरसीन, बहुत ही हार्श सर्कमस्टांसेस हो। एक्सटेंशन ये 15 साल को और 5 साल किया जा सकता है, यानी कि 5 साल तक आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो टिल 20 ईयर्स। एंड ये इसमें जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट है दैट इज टैक्स एग्जेम्प्ट। तो ये फंड्स जा रहे हैं एंड देन इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो दैट इज टैक्स एग्जेम्प्ट। 1.5 लाख रुपीस तक का टैक्स एग्जेम्पशन है 80C सेक्शन ऑफ IT एक्ट के तहत। रिटर्न्स जो इसमें मिल रहे हैं दे आर ऑल्सो कम्प्लीटली टैक्स एग्जेम्प्ट।
ठीक है, आपको इसके सामने रिटर्न्स जो मिल रहे हैं दे आर कम्प्लीटली टैक्स एग्जेम्प्ट। और अगर आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर कर रहे हो इन द पीपीएफ, तो 500 से 1.5 लाख तक का जो है इन्वेस्टमेंट इंस्टॉलमेंट्स में आप कर सकते हो। लेट्स से पर मंथ आप 500 रुपये दे रहे हो, यू कैन डू 1.5 लाख पर मंथ दे रहे हो, यू कैन डू दैट 12 इंस्टॉलमेंट्स में ये पूरा जो है जाता है, या फिर एक ही बार में आप पूरा पैसा दे सकते हो टू मेंटेन इन द फंड। मल्टीपल अकाउंट्स नहीं खोल सकते, और इंटरेस्ट यहाँ पर एनुअली कंपाउंड होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता है। और इस फंड का पार्टिसिपेंट्स कौन कौन बन सकते हैं? कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो बन सकते हैं, बट एनआरआईज और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज जो है नहीं बन सकते। और साथ के साथ लोन इस फंड पे लिया जा सकता है क्या? जी हाँ, 3rd और 5th ईयर के बीच में लोन आप ले सकते हो। So those were the things to discuss. Now let us answer this question. Which among the following is not a scheme operated by EPFO? Employees pension scheme, employees provident fund scheme, employees gratuity scheme, deposit linked insurance scheme. So we have an idea कि ये तीनों चीज़ें तो EPFO देता है, लेकिन gratuity scheme नहीं है। तो this is wrong. C will be the correct answer here. Now let us answer one more question. What is the lock-in period in PPF account? Previously ये पूछा गया, as I told you, is it 5 years, 10 years, 12 years या 15 years? So we have an idea कि 15 years is the right answer here. So 15D will be the right answer. नाउ लेट अस मूव ऑन। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं द टाइप्स ऑफ पेंशन स्कीम में आगे जो हमारे पेंशन स्कीम्स हैं उनके बारे में। द नेक्स्ट वन इज द इंश्योरेंस एन्युटी स्कीम। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंश्योरेंस एन्युटी का मतलब होता है कि पेंशन की तरह ही पैसे जब आप इकट्ठा कर लेते हो किसी पर्टिकुलर फंड में, आपको पेंशन की तरह ही पीरियोडिक पेमेंट जो है मिलते रहते हैं। रिटायर्ड पीपल के लिए होता है लमसम में आप पे कर दो और फिर आपको पीरियोडिकल इनकम मिलती रहती है। दो टाइप के होते हैं, इमीडिएट एन्युटी, यानी कि इमीडिएट अभी आपने जो है थोड़ा पैसा पे कर दिया तो इमीडिएटली आपको मंथली जो है ये पैसे मिलने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट्स। डिफर्ड एन्युटी, जहां पर आपको कुछ साल बाद कोई एज कोई लिमिट अब दे सकते हो, उसके बाद ये जो भी पैसे हैं वो आपको मिलेंगे, राइट। ये कौन करा सकता है? इंश्योरेंस कंपनीज, जो IRDAI विच इज द रेगुलेटर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, इसके द्वारा कराया जा सकता है। सो दिस रेगुलेटर एक्चुअली एम्पैनल करता है कुछ इंश्योरेंस कंपनीज को कि इस तरह के इंश्योरेंस एन्युटी स्कीम्स वो प्रोवाइड करे। सिर्फ वो एम्पैनल्ड इंश्योरेंस कंपनीज कैन प्रोवाइड दिस सर्विसेज एज डायरेक्टेड बाय IRDAI। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट इंश्योरेंस एन्युटी स्कीम। सिंपल था बिकॉज वी हैव डिस्कस दीज टू थिंग्स ऑलरेडी, हम डिस्कस कर चुके हैं इंश्योरेंस वाले चैप्टर में। अब वी आर मूविंग अहेड, नेशनल पेंशन स्कीम इसे देख रहे हैं। तो नोडल एजेंसी यहाँ पर कौन सा है? PFRDA। Who is PFRDA now? We have an idea about this, Pension Fund Regulatory and Development Authority, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये काम करता है, एंड दिस इज अ रेगुलेटिंग बॉडी जो पेंशन फंड्स को कम्प्लीटली रेगुलेट करता है। ओके, और फीचर्स यहाँ पर एनपीएस के क्या है? ये एनपीएस खोला गया था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है सिर्फ उनको एक तरीके से पेंशन के बेनिफिट्स मिल सके, बट लेटर ऑन इसके स्कोप को एक्सपैंड किया गया और प्राइवेट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी, जो पीपल काम कर रहे हैं उनको भी इसका पार्ट बनाया गया। बट आर्म्ड फोर्सेस जो है वो इसका पार्ट नहीं है। जो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में काम करते हैं उनको इसका पार्ट नहीं बनाया गया है, अभी भी नहीं बनाया गया है। पहले ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए था, बट ये चेंज करके प्राइवेट एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को भी इसका पार्ट बनाया गया। तो वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि क्या पोस्ट रिटायरमेंट में होता है। अगर आप एनपीएस में अपने पैसे लगाते हो तो रिटायरमेंट के बाद 60% पैसे आपको जो है आपके हाथ में मिल जाएंगे, 40% आपको मंथली पेंशन के रूप में मिलता है। तो एक लमसम अमाउंट आपको 60% मिल जाता है। लेट्स से 100 रुपीज़ मैंने इस पर्टिकुलर फंड में जमा किया है अभी तक, तो 60 रुपीज़ मुझे इमीडिएटली मिल जाएंगे आफ्टर रिटायरमेंट, और 40 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट्स मुझे मिलते रहेंगे। यहाँ टैक्स एग्जेम्पशन अगेन, इसमें अगर आप पेमेंट करते हो तो उस पर भी है। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख मैक्सिमम टैक्स एग्जेम्पशन है। 80CCD के तहत 50,000 का मैक्सिमम टैक्स एग्जेम्पशन है। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, तो यूएएन नंबर हमने देखा था, वैसे ही प्राण नंबर है यहाँ पर, तो इस नंबर के बेसिस पर ही आपको एनपीएस के
के बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। अगर एनपीएस का अकाउंट आपने खोल रखा है तो आपको प्राण नंबर दिया जाएगा। ये जनरेट और मेंटेन किया जाता है बाय वन ऑफ द इंटरमीडियरीज। क्या नाम है उसका? सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर सारे आपके जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन होते हैं मेनली, और ये कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन द रेगुलेटर, पीएफआरडीए, वेरियस अदर जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं और केवाईसी कराने वाले सबसे जो है इंटरैक्ट करके सारा डेटा वगैरह मेंटेन करता है। तो जनरेट एंड मेंटेन करता है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जो है, वो जनरेट एंड मेंटेन इस नंबर को करता है। 12 डिजिट नंबर है अगेन ये। अकाउंट्स किस किस तरह के एनपीएस के अंडर खोले जा सकते हैं? दो तरह के अकाउंट्स खोले जा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द टायर वन। सेकेंड काइंड ऑफ अकाउंट को हम टायर 2 अकाउंट कहते हैं। तो टायर 1 अकाउंट काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड यहाँ पर विड्रॉल्स होते हैं। अगर आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हो तो वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, और ये एक मैंडेटरी अकाउंट होता है। अगर आप एनपीएस खोल रहे हो मतलब टायर 1 अकाउंट आपका खुल ही रहा है, बट आप फटाफट से जैसे तैसे विड्रॉ नहीं कर सकते पैसे। टायर 2 जो अकाउंट है वो वॉलेंट्री है। अगर आप चाहो तो यू कैन ओपन टायर 2 अकाउंट, बट टायर 2 अकाउंट खोलने के लिए टायर 1 अकाउंट खुला होना चाहिए। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। सारा कुछ लिखा हुआ भी है यहाँ पर। लिक्विडिटी जो इन्वेस्टमेंट्स की है और विड्रॉल्स की, वो टायर 2 में ज़्यादा है, यानी कि आप फटाफट से उसे विड्रॉ कर सकते हो, फटाफट से उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो टायर 2 अकाउंट वॉलेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है। और टायर 1 अकाउंट अगर आप ओन कर रहे हो ओनली देन टायर 2 अकाउंट आपका खुल सकता है। होप दैट इज क्लियर। तो ये एनपीएस के वेरियस मॉडल्स हैं। द फर्स्ट वन इज द गवर्नमेंट मॉडल, जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है। सिंपल, 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज्वाइन हुए हैं गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट एंटिटीज़ में, तो दीज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये चीज़ मैंडेटरी है। कंपलसरीली उन्हें एनपीएस में अपना इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 10% सैलरी का, और एम्प्लॉयर जो है 14% सैलरी का जो भी है वो पेमेंट करता है। सो ये गवर्नमेंट मॉडल है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट मॉडल, जो भी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है उसके हिसाब से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन सभी चीज़ें डिसाइड की जाती है। अब तीसरा जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द ऑल सिटीजन मॉडल। ठीक है, ये दो हो गए। अब इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये वो भी होते हैं, तो ऑल सिटीजन मॉडल के अंडर वो आ जाते हैं। ऑल सिटीजन मॉडल में एनआरआई या फिर रेसिडेंट जो भी इंडिया में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, एनआरआई भी एनपीएस में अकाउंट खोल सकता है, एनपीएस अकाउंट खोल सकता है। 18 से 70 ईयर्स के बीच के जो पीपल हैं उनको ये एनपीएस अकाउंट खोलने का मौका मिलता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर क्या है, जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतना कम चार्जेस लगेंगे आपके इस अकाउंट को खोलने से रिलेटेड। पेंशन वेल्थ जो अक्यूमुलेट होता है, व्हाट इज़ दैट, अमाउंट कितना है उसमें, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस आपने दिए हैं वो, और फिर आपके पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हुए होंगे, तो इन्वेस्टमेंट के वजह से जो प्रॉफिट हुआ है वो, माइनस जो भी चार्जेस एक्सपेंसेस हैं ऑफ द पर्टिकुलर पेंशन फंड, उसका जो भी चार्जेस है वो सारी चीज़ें डिडक्ट कर दी जाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका कौन करता है, कौन एनपीएस में अकाउंट खुलवाता है, उस पर्टिकुलर एंटिटी को हम पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का मतलब होता है कि जो भी कस्टमर्स हैं, पीपल हैं हु हैव एनरोल्ड, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सही सही ली जाए। तो इन्फॉर्मेशन कब लेंगे, जब उनसे इंटरैक्ट करेंगे, उनसे आप जो है इंटरैक्ट करके उनका अकाउंट खुलवा रहे हो एनपीएस में। सर्विस प्रोवाइडर्स मोस्टली ये बैंक्स होते हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर्स बनते हैं। अदर इंटरमीडियरीज भी इंक्लूडेड है, तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस खाली है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी खाली है नहीं, और भी इंटरमीडियरीज है। फॉर एग्जांपल पेंशन फंड्स खुद ही हैं, कस्टोडियन है जो कि इस तरह के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मेंटेन करते हैं। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी हम देख चुके हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, ट्रस्टी बैंक हो गया, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एंड एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए। ठीक है, तो एन्युटी स्कीम्स जो है वो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स देते हैं, जो कि इंश्योरेंस कंपनी से एम्पैनल्ड बाय द IRDAI। ओके, आई होप दैट थिंग इज क्लियर। अब इन्वेस्टमेंट आपके पैसों का अलग अलग जगह पर होता है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, फंड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड आर इन्वेस्टेड बाय पेंशन फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक और हमारे जो इंटरमीडियरी है, पेंशन फंड मैनेजर इन्हें इन्वेस्ट करते हैं। तो डिफॉल्ट लेट से किसी ने पेंशन फंड मैनेजर को चुना नहीं है,
आपके पैसे आप दे रहे हो और फिर आपके जो एनपीएस अकाउंट है उसके लिए कोई पेंशन फंड मैनेजर को नहीं चुना, तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट एसबीआई आपका पेंशन फंड मैनेजर बन जाता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल को हम कहते हैं एक्टिव चॉइस, यानी कि आप पैसे इस फंड में डाल रहे हो, एनपीएस में डाल रहे हो, और फिर आप चाहते हो कि जो इन्वेस्टमेंट इसका हो रहा है वो भी आप डिसाइड करो। तो यू कैन डिसाइड एक्टिवली कि कौन से एसेट क्लासेस में कितना परसेंटेज, कितना कितना इन्वेस्टमेंट होना है। तो ये वही कर पाएगा जिसको काफ़ी नॉलेज हो। मोस्टली वी आर द ऑटोमेटिक चॉइस, यानी कि ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड होकर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। यानी कि जो भी एंटिटीज पेंशन फंड से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वो खुद ही डिसाइड करते हैं। विड्रॉल यहाँ पर क्या है, 5 ईयर्स के बाद होता है, और 25% विड्रॉल आप कितना कर सकते हो, जितना भी आपने पेमेंट किया हुआ है उसका 3 टाइम्स जो है आप ओन कॉन्ट्रीब्यूशंस का 3 टाइम्स, और उसका 25% आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो प्री मैच्योर, अगर आप विड्रॉल पार्शियल, अलग अलग तरह के विड्रॉल है, एक तो पार्शियल विड्रॉल 25% ओन कॉन्ट्रीब्यूशंस उसका थ्राइस, एंड प्री मैच्योर विड्रॉल अगर आप कर रहे हो, यानी कि ये चीज़ की जा सकती है 10 साल के बाद, क्योंकि इसका एज वी नो ये जो है काफ़ी ईयर्स के लिए होता है। तो 10 ईयर्स के बाद, या फिर अगर आप 60 से ज़्यादा एज के हो तो आपका अकाउंट खुलने के बाद 3 साल अगर हो गए हैं तो यू कैन विड्रॉल 20% आप सिर्फ कर सकते हो, 80% एन्यूटी स्कीम में ये इन्वेस्टेड रहेगा। अगर 2.5 लाख से कम का अमाउंट है तो पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाता है अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो। देन द नेक्स्ट थिंग इज नॉर्मल, यहाँ पर जो विड्रॉल है वो किया जा सकता है 60 ईयर्स के कंप्लीशन के बाद। और अगर आप 60 ईयर्स पे ज्वाइन कर रहे हो तो 3 साल बाद आपका नॉर्मली आप इसको जो है विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ कैसे, 60% अमाउंट आपका विड्रॉ हो जाएगा, 40% इन्वेस्ट होगा एन्युटी प्लान्स में। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, अब 5 लाख से कम का अगर अमाउंट है तो पूरा का पूरा पैसा आपको लमसम में मिल जाएगा। अब कोई ज्वाइन करना चाहता है 75 एज तक, क्योंकि 70 ईयर्स इज़ द मैक्सिमम लिमिट, तो 75 या उसके बाद भी करना चाहता है तो 75 तक कंटिन्यू कर सकता है, या फिर 75 एज के अंदर भी वो डिसकंटिन्यू कर सकता है। दैट इज द थिंग। एंड फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट द अटल पेंशन योजना। ये भी एक तरह का पेंशन योजना है। 1000 से 5000 रुपए जितना भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है उसके बेसिस पर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ये अमाउंट्स आपको एज पेंशन मिलते हैं एट द एंड 60 ईयर्स के बाद के टाइम में। एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। एनी सिटीजन इंक्लूडिंग एनआरआई इसका पार्ट बन सकता है अटल पेंशन योजना का। एज यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 18 to 40 ईयर्स एज होनी चाहिए। सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड पोस्ट ऑफिस अकाउंट उनका होना चाहिए, जस्ट लाइक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वगैरह हमने देखा था, वही सिमिलर नॉर्म्स यहाँ पर है। बट एज वगैरह में डिफरेंस है। 18 to 40 ईयर्स अगर है किसी की तो वो अटल पेंशन योजना में अपना अकाउंट जो है खोल सकता है, पेंशन खोल सकता है। सेविंग्स बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट अगर है ओनली देन। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टैक्स पेयर्स यहाँ पर जो है ज्वाइन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकते, टैक्स पेयर नहीं कर सकते। तो एक तरफ से पकड़ा, दूसरे तरफ से जो है कान छोड़ रहे हैं, तो वो है। अकाउंट्स यहाँ पर ओनली वन, एक से ज़्यादा अकाउंट आप नहीं बना सकते अटल पेंशन योजना का। कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 1000 रुपये या 50% जो भी विच एवर इज़ लोअर वो आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मिनिमम जो है 1000 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। केवाईसी आपके डिटेल्स कैसे चेक किए जाएंगे, आधार के बेसिस पे। एग्जिट आप कर सकते हो जो कि कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी एग्जिट है, तो 60 ईयर्स से पहले ही आप एग्जिट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि 60 ईयर के बाद तो यार आपको पेंशन मिलने लगेगा, एग्जिट का क्या बात कर रहे हो। टैक्स बेनिफिट्स यहाँ पे क्या है, सेक्शन 80 CCD 1 के तहत 1.5 लाख का है। सेक्शन 80 CCD D 1B के तहत यहाँ पर 50,000 का टैक्स एग्जेम्पशन है। तो जो भी आपका अमाउंट बन रहा है उसमें आप जितना भी आपने फंड में इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट आप जो है डिडक्ट करवा सकते हो फ्रॉम द इनकम टैक्स। ठीक है, उस पर जो इनकम टैक्स लग रहा है उसमें से आप ये अमाउंट जो है डिडक्ट करवा सकते हो। उसके प्रोविजंस अब इन सेक्शंस में दिए हुए हैं, वी वोंट गो डीप इनटू दैट। डेथ बिफोर 60 ईयर्स अगर हो रहा है तो देयर आर 2 ऑप्शंस।
क्यों? क्योंकि 60 ईयर्स अगर हो गए एंड देन उसके बाद अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो मनी फैमिली को मिल जाता है, दैट इज़ ओके। अब 60 ईयर्स से पहले अगर डेथ होती है तो देर आर टू ऑप्शंस। नंबर वन, बहुत सिंपल है ये। एक तो आप जो भी स्पाउस है, लेट्स से हस्बैंड की डेथ हो गई एंड देर इज़ वाइफ, तो ये जो वाइफ है, वाइफ के नाम पर फिर ये अटल पेंशन योजना का एक अकाउंट जो है खोला जा सकता है। लेट्स से वाइफ के नाम पर ऑलरेडी सर अटल पेंशन योजना का अकाउंट है, तो उसके अलावा भी एडिशनल अकाउंट खोला जा सकता है जो कि हस्बैंड का जो भी अकाउंट है उसे कंटिन्यू हो किया जाएगा। अटल पेंशन योजना के दो अकाउंट ओनली इस केस में खोले जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? वरना तो एक ही अकाउंट होना चाहिए। और सेम बेनिफिट्स है, अगर वाइफ भी 60 ईयर्स तक जीती है तो 60 ईयर्स में उनको खुद का भी अमाउंट मिलेगा, हस्बैंड का भी अमाउंट मिलेगा। 60 ईयर्स से पहले अगर अनफॉर्चुनेट डेथ होती है तो फैमिली मेम्बर्स जिनको भी नॉमिनी बनाया है दे हैव द सेम जो हम कह सकते हैं बेनिफिट। एंड मोस्टली फैमिली मेम्बर्स को कंप्लीट जो अमाउंट है, जो भी बनता है, पैसा बनता है, वो सब पेमेंट एक बार में लमसम जो भी है कर दिया जाता है। एंटायर कॉर्पस, तो पहला ऑप्शन था कि वाइफ के नाम पे उसे ट्रांसफ़र करा लो और वाइफ के नाम पर उसे कर लो, ठीक है, वो पर्टिकुलर पेंशन को चलाओ। सेकंड ऑप्शन इज कंप्लीट कॉर्पस, जो भी मनी है वो स्पाउस को दे दो, ठीक है, वाइफ और हस्बैंड जो भी हो कंप्लीट मनी उसे दे दो। तो दीज आर द थिंग्स। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू जॉइन द अटल पेंशन योजना, ये यहाँ पे पूछा गया है। 10 ईयर्स से, 16 ईयर्स से, 18 ईयर्स से, 21 ईयर्स से। बहुत इनोवेटिव, बढ़िया क्वेश्चन। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? सी, 18 ईयर्स इज द राइट आंसर हियर। So now we will be discussing the chapter 44 of module D, para banking and financial services। और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ होते क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होते हैं। सो दिस चैप्टर इफ़ आई से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसके हम प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सो वी विल बी मूविंग अ लिटिल फास्ट वाइल डिस्कसिंग दिस चैप्टर। और यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस वगैरह दिए हुए हैं एंड ऑल्सो द वेटेज इज स्लाइटली लेस एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न। सो वी विल बी फोकसिंग, हमारा फोकस रहेगा on discussing the topics which are actually relevant for the exam. So in that manner we'll be discussing। लेफ्ट साइड पे आप सारा का सारा जो लिस्ट है टॉपिक्स का वो देख सकते हो। पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, मीनिंग, टाइप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो टाइप्स, 19 टाइप्स के एक्टिविटीज़ दिए गए हैं जो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ इन्हें कहा जा रहा है। ओके, वी वोंट बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ देम बिकॉज दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट अ फ्यू ऑफ देम, बट द लिस्ट मस्ट बी नोन। तो जो भी एक्टिविटीज़, सो लेट अस बिगिन विद डिस्कसिंग व्हाट आर पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़। बैंक के इन जनरल नॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या होते हैं? द फर्स्ट थिंग इज टेकिंग डिपॉजिट्स, द अदर थिंग इज प्रोवाइडिंग लोन्स, दीज आर द जनरल एक्टिविटीज़। अ फ्यू इन्वेस्टमेंट्स भी बैंक करता है, तो yes that is also there, but then main activities, core activities बैंक के क्या है, ये दोनों है। ये सारे नॉर्मल डेली एक्टिविटीज हो गए। अब एनीथिंग अदर देन द नॉर्मल डेली एक्टिविटीज, वो सब कुछ पैरा बैंकिंग में आता है। पैरा बैंकिंग को डिफाइन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है इन द आरबीआई डायरेक्शंस 2021। इसमें कहा गया है अगर कोई बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को स्पॉन्सर करता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ वी कैन से एनबीएफसी एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और इसे स्पॉन्सर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ ही जो एनबीएफसीज या फिर एंटिटीज़ को है, तो बैंक इज़ वन ऑफ देम। इक्विपमेंट लीजिंग, हायर परचेज बिजनेस अगर कर रहे हैं तो वो नॉर्मल एक्टिविटी से थोड़ा अलग है। सो दैट इज अ पैरा बैंकिंग एक्टिविटी, एक्टिविटीज विच आर नॉट पार्ट ऑफ द नॉर्मल डेली बिजनेस ऑफ द बैंक। प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस अगर कर रहा है, अंडर राइटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, सो दैट इज द पार्ट ऑफ पैरा बैंकिंग। म्यूचुअल फंड बिजनेस, पेंशन फंड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाइल डिस्कसिंग मर्चेंट बैंकिंग। ये सब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पेंशन फंड, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, प्राइमरी डीलरशिप, कैसे कैसे क्या क्या नॉर्म्स है, रूल्स है, रेगुलेशन है, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एजेंसी बिजनेस अगर कर रहे हैं, रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रिटेल जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनका मेंबरशिप, साथ के साथ
सेबी के जो अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज है उनकी मेंबरशिप लेना, ब्रोकिंग सर्विसेज अगर है कमोडिटी डेरिवेटिव्स का ब्रोकिंग अगर किया जा रहा है, यानी कमोडिटी डेरिवेटिव्स से रिलेटेड बैंक्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बैंक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं वेंचर कैपिटल फंड में, चेक राइटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सेफ्टी नेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़। ओके, तो ये एक्टिविटीज़ में कुछ एक्टिविटीज़ के जो नॉर्म्स है, रूल्स है, वो सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ देम इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। बैंक्स ये सारे एक्टिविटीज़ कैसे कर सकते हैं? जनरली तो वो ये करते हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर एक्टिविटीज़ उन्हें करना है तो दे कैन डू इट डिपार्टमेंटली, यानी कि वो अपने खुद के बैंक में, बैंक के ब्रांचेस में डिपार्टमेंट्स जो है ओपन करके दे कैन डू दैट, या फिर बैंक सब्सिडियरीज को एस्टैब्लिश कर सकता है। तो वी नो कि एक होल्डिंग कंपनी होता है, उसके अंडर सब्सिडियरीज होते हैं, तो सब्सिडियरीज को एस्टैब्लिश करके भी बैंक कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटीज। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज और उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स नॉर्म्स देख लेते हैं। ओके, तो स्पॉन्सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को किया जाता है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड, तो बैंक जो है एज अ म्यूचुअल फंड सेटअप कर सकता है, या फिर वो एक एनबीएफसी के तरह जो है एक सब्सिडियरी सेटअप करके देन स्पॉन्सर कर सकता है। बैंक कैन डू दिस एक्टिविटी। इक्विपमेंट लीजिंग हायर परचेज का बिजनेस सब्सिडियरीज के थ्रू किया जा सकता है, तो बैंक ने अपनी एक सब्सिडियरी जो है कंपनी इक्विपमेंट लीजिंग की एस्टैब्लिश की, एंड इट इज डूइंग दिस एक्टिविटीज ऑब्वियसली बाय फॉलोइंग आरबीआई के गाइडलाइंस में वन ऑफ द थिंग्स इज बैंक प्रमोटर नहीं बनना चाहिए इक्विपमेंट लीजिंग हायर परचेज फैक्टरिंग कंपनीज के। लेट्स से कोई कंपनीज ऑलरेडी बिजनेस में, तो उनके प्रमोटर्स बैंक्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज कही गई है। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स। ऑल्सो फैक्टरिंग की अगर हम बात करें तो बैंक्स को इंफॉर्मेशन शेयरिंग में हेल्प करना होगा, क्योंकि फैक्टरिंग के पूरे बिजनेस में बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड वी हैव सीन दिस ऑलरेडी जब हम बात कर रहे थे अबाउट फैक्टरिंग एंटायरली। ठीक है, तो बैंक्स एंड फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, दैट इज क्विंटेसेंशियल, और इस वजह से बैंक्स नीड टू कोऑपरेट इन दिस थिंग। कॉमन बोरोवर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उन्हें देना होगा। रूट ट्रांजैक्शंस फैक्टरिंग के जो है बैंक के थ्रू होने चाहिए, यानी कि सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं, इफ द टाइप ऑफ फैक्टरिंग परमिट्स, आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंक के थ्रू होने चाहिए विच आर परमिटेड। अब कई बार यहाँ पर जो है रिकोर्स भी प्रोवाइड किया जाता है, तो फाइनेंस जो फैक्टरिंग सर्विसेज है ये डिपार्टमेंटली अगर अंडरटेक किए गए हैं वो रिकोर्स भी प्रोवाइड करेंगे, या फिर विदाउट रिकोर्स, लिमिटेड रिकोर्स बेसिस पे, तो अलग अलग तरह से रिकोर्स वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि फैक्टरिंग बिजनेस में घुस तो गए, लेकिन हमने देखा था जैसे बैंक फैक्टरिंग करवाता है बिजनेस में है, तो वो बैंक कई रिकोर्स प्रोवाइड कर सकता है, या फिर विदाउट रिकोर्स भी प्रोवाइड कर सकता है इस फैक्टरिंग सर्विस को। ठीक है, जब रिकोर्स है तो बैंक अपने पैसे जो भी फैक्टरिंग किए हुए हैं वो वापस मांग सकता है, विदाउट रिकोर्स है तो बैंक वापस नहीं मांग सकता, उसे वसूलने होंगे पैसे सामने वाले से। सो वी हैव सीन दिस ऑलरेडी व्हाइल डिस्कसिंग फैक्टरिंग, सो दैट इज वाई फटाफट से ये चीज़ हम देखेंगे। तो प्राइमरी डीलरशिप की यहाँ पर नेक्स्ट सो है जो है सर्विस है, पैरा बैंकिंग एक्टिविटी है, दैट वी आर हैविंग अ लुक। फीचर्स की अगर हम बात करें तो बोथ सब्सिडियरी एस्टैब्लिश करके या फिर डिपार्टमेंटली बैंक कैन परफॉर्म दिस। तो सब्सिडियरी रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज एन एनबीएफसी, बैंक रजिस्टर्ड होना चाहिए विथ आरबीआई, ओनली देन प्राइमरी डीलरशिप कर सकता है। तो व्हाट इज प्राइमरी डीलरशिप? वी हैव द आइडिया कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं ये इशू किए जाते हैं थ्रू आरबीआई बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्राइमरीली खरीदने के लिए फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट वी हैव द प्राइमरी डीलर्स। मेनी बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह जो है प्राइमरी डीलर्स बन जाते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज भी बैंक कर सकता है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स हियर? ऐसे एक्टिविटी करने के लिए बैंक का जो नेट ओन फंड है वो 1000 करोड़ तक का होना चाहिए, और उनका जो CRAR है दैट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो
वो 9% होना चाहिए। तो आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। जो भी रिस्की जो लोन्स वगैरह दिए हुए हैं तो उस पर रिस्क एसेस करना होगा, जो भी बैंक है उसे एसेस करने के बाद उसके सामने कितना कितना परसेंटेज कैपिटल जो है वो मेंटेन करना सही रहेगा, वो देखकर उस चीज़ को मेंटेन करना होगा। जो भी रिस्क वेटेड एसेट्स है, टोटल अमाउंट लेट्स से 100 रुपीज़ के रिस्क वेटेड एसेट्स हमने देखे टोटल कैलकुलेशन करके, तो एटलीस्ट 9 रुपीज़ का कैपिटल मेंटेन आपको करना होगा, दैट इज 9% CRAR होना। और आपके NPS 3% से लेस होने चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आई होप यू हैव एन आइडिया ऑफ दैट। इन प्रॉफिट मेकिंग रिकॉर्ड आपका होना चाहिए 3 साल तक का, ओनली देन प्राइमरी डीलरशिप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आप RBI से डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद रहे हो तो ये सारी चीज़ें तो चेक होंगी। एप्लीकेशन आपको इस चीज़ के लिए, लेट्स से आप बैंक हो, आपका बैंक है, तो यू हैव टू गिव द एप्लीकेशन टू डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन RBI, और ये आगे अप्रूव होने के बाद ये आगे बढ़ता है इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट RBI के द्वारा फॉर इट्स ऑथराइजेशन की ये स्पेसिफिक बैंक या एंटिटी जो है वो प्राइमरी डीलर बन चुका है। यहाँ पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स दिए गए हैं कि जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप के तहत एक्वायर किए जाते हैं वो SLR का पार्ट माने जाएंगे। ओके, आई होप बाय नाउ यू हैव एन आइडिया व्हाट दिस टर्म्स एक्चुअली मीन। हमें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का आइडिया होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ रिजर्व। तो SLR के थ्रू इन डिफरेंट मैनर लाइक कैश हो गया, गोल्ड हो गया, एंड थर्ड थिंग इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं ये जो रिजर्व्स हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्राइमरी डीलर्स जो भी ले रहे हैं वो सब SLR के अंदर काउंट करवाया जा सकता है। बैंक्स जो प्राइमरी डीलर्स बनते हैं उन्हें प्राइमरी डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया PD एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पार्ट बनना होता है। अब यहाँ पर रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो बैंक जो प्राइमरी डीलर्स है उनको जो भी LAF का सेपरेट एक्सेस नहीं मिलता, ठीक है। बैंक्स को तो ऑलरेडी एक्सेस मिला हुआ है, जो हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है उसको RBI का जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है जिसमें एज वी नो रेपो इज द पार्ट, वी नो की SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज द पार्ट एंड MSF इज द पार्ट, ठीक है, मतलब स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट हैं, तो इसका एक्सेस बैंक्स को ऑलरेडी मिला हुआ है। अब प्राइमरी डीलर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक तो बैंक प्राइमरी डीलर्स, दूसरे स्टैंड अलोन। जो भी बैंक नहीं है उन्हें स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स कहा जाता है, जो कि कंप्लीटली प्राइमरी डीलिंग के बिजनेस में ही अपना एक्टिविटीज़ करते हैं। तो बैंक्स बैंक के एक्टिविटीज़ भी करते हैं एंड पैरा बैंकिंग एक्टिविटी इनका जो है वो प्राइमरी डीलरशिप है। तो इस वजह से इन्हें ऑलरेडी बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो भी एक्सेस RBI से इनका मिला हुआ है दे कैन यूज दैट फॉर प्राइमरी डीलरशिप ओनली, सेपरेट एक्सेस उनको सेपरेटली नहीं मिलेगा। बट स्टैंड अलोन जो प्राइमरी डीलर्स है उन्हें सेपरेटली इन चीज़ों का एक्सेस मिलेगा फ्रॉम द RBI, यानी कि वो लोन ले सकते हैं, सिंपली लोन ले सकते हैं, अपने एक्सेस मनी जो है RBI के साथ डिपॉजिट कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन हैपन विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंड अलोन एंड बैंक प्राइमरी डीलर्स। नेक्स्ट थिंग इज मर्चेंट बैंकिंग भी कर सकते हैं बैंक्स, तो वो बैंक्स जो है इसे कैरी आउट कर सकते हैं बाय एस्टैब्लिशिंग ए सब्सिडियरी या डिपार्टमेंटली, और वो अंडरराइट कर सकते हैं PSU के बॉन्ड्स भी, ठीक है। PSU पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है उनके बॉन्ड्स की भी अंडरराइटिंग कर सकते हैं। आर दिस बॉन्ड्स रियली क्रेडिट वर्दी, इन्वेस्टमेंट वर्दी, ये चीज़ जो है वो असेस कर सकते हैं एट देयर ओन लेवल। म्यूचुअल फंड बिजनेस भी किया जा सकता है उनके द्वारा, जहाँ पर उन्हें सेबी के गाइडलाइंस को कंप्लाई करना होगा एंड RBI अप्रूवल यहाँ पर रिक्वायर्ड है अगर कोई भी बैंक म्यूचुअल फंड बिजनेस कैरी आउट कर रहा है। इंश्योरेंस बिजनेस भी वो कर सकते हैं, एज वी हैव सीन बैंक एश्योरेंस किया जा सकता है या फिर एंटायरली इंश्योरेंस बिजनेस भी वो कर सकते हैं। सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश करके वो ये चीज़ कर सकते हैं। बट रिमेंबर, इंश्योरेंस बिजनेस जब वो कर रहे हैं दे हैव टू हैव अ नेट वर्थ ऑफ 1000 करोड़ रुपीज़, ठीक है, 1000 करोड़ रुपीज़ नेट वर्थ उनकी है, तब भी वो इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। नेट NPS उनका जो है 3% से कम होने चाहिए, देन ओनली दे कैन डू दिस। और प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स जो है वहाँ पर उनका प्रॉफिट कितना हुआ है उस चीज़ को भी असेस किया जाएगा बिफोर दे आर अलाउड टू एंटर इनटू दिस वेंचर। इंश्योरेंस ब्रोकिंग या कॉर्पोरेट एजेंसी इसे कहा जाता है, तो ब्रोकिंग जो है वो भी किया जा सकता है, इंश्योरेंस बेचने वगैरह का काम। सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर के थ्रू नेटवर्थ इनका 500 करोड़ का होना चाहिए इफ दे आर डूइंग दिस।
पेंशन फंड मैनेजर भी वो बन सकते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू। पेंशन फंड मैनेजर जो पेंशन्स के मनी आते हैं उनको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है उससे रिलेटेड डिसीजंस लेता है। तो सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नेटवर्थ अगेन 1000 करोड़, एनपीए आपका 3% या उससे कम, 3 फाइनेंशियल ईयर्स के जो आपके प्रॉफिट्स है वो देके जाएंगे। So as far as the entire thing is concerned, these three are the very important things जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। So we have discussed this, okay। Also investment advisory services वो कर सकते हैं सब्सिडियरी एस्टैब्लिश करके, okay। So इतना पढ़ना जो है that I would say would be required for this chapter, because a lot of rules regulations ये सब दिए हुए हैं which we have done. Now let us try to answer this question. What should be the net worth of banks so as to undertake insurance activities? Is it 100 crore, 200, 500 या 1000 crore? So we have an idea कि 1000 crore का net worth होना चाहिए if they want to perform insurance activities, okay। So D will be the correct answer here. So I hope you all have enjoyed this session, and यहाँ पर हम जो है important एक चीज़ बताना चाहते हैं कि डाई एंड आईएफएस के 400 सॉल्व्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक को हमने एक पीडीएफ में जो है सारे कोलेट किए हैं, एंड वी हैव कम अप विद दिस पीडीएफ जिसका लिंक आपको मिल जाएगा फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देयर यू कैन फाइंड द लिंक। आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज डू डाउनलोड दैट, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं जो प्रीवियसली इन चैप्टर्स से पूछे गए हैं, तो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस। और ये एक्चुअली मई 2023 के रिकलेक्टेड क्वेश्चंस है, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन गिव द आंसर टू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। 2 questions are recollected mainly from these chapters which is from chapter 43 only, 44 से शायद ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो that is why the lock in period for PPF तो आपको खुद ही पढ़ना है, ऑप्शन देखिए एंड देन ट्राई टू आंसर। देन दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो, थोड़ा सा इनोवेटिव सा क्वेश्चन है बट यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। पॉज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन, एंड आपको कमेंट सेक्शन में लिख भेजना है 1 2 क्या उनके आंसर्स हैं, एंड इफ यू वांट टू गिव एनी अदर सजेशन फीडबैक यू कैन गिव दैट। एंड आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। 8146207241 पर आप हमें कॉल करके अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करवा सकते हो, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in and you can get your queries resolved. You can also give the feedback of these sessions कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, what changes can be made by mailing on this particular email ID. Like, share, subscribe करना मत भूलना, and also share this video with your friends who all are in deep requirement, ठीक है, so that more people can take benefit of this. Thank you, all the best, keep your confidence high, all the best.